हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो ये एनसीईआरटी का नोट्स है, या आप इसको नोट्स भी कर सकते हो। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, पहला है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर जब भी हम मिल्क को छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर। और फूड इज़ कुक्ड, पहले फूड एक अनदर फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जब कुक हो जाता है तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब हम फूड यानी खाना को बनाते हैं तब फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और जो भी फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो ये सारे क्या प्रोसेस हैं, ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं। ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं। तो केमिकल प्रोसेस कोई पूछे तो आपको बताना है कि जैसे कि जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर में पर छोड़ देते हैं तो उसमें चेंजेस होती हैं समर में। फूड जब कुक होता है तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसी तरह से जो भी फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये सारे क्या हैं, केमिकल प्रोसेस हैं। Whenever a chemical change occur, जब कभी भी केमिकल चेंज होता है, we can say that chemical reaction has taken place। तो जब भी केमिकल चेंज होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल चेंज कभी भी हो तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, अब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि चलो केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि किस तरह से क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं केमिकल रिएक्शन का, कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अगर स्टेट अगर उसका चेंज हो जाता है प्रोडक्ट का, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। वैसे ही चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके मदद से हम जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। उसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। जब भी कोल जलता है, जो बर्निंग ऑफ कोल होता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस तो है नहीं। और जब भी आप कोल को जलाते हो तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके मदद से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके मदद से हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जब आप सोडियम को क्या करते हो, वाटर में डालते हो। वाटर में जब सोडियम को आप डालोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि जो वाटर का जो टेम्परेचर था वो चेंज हो जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा।
जो वाटर का टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने सोडियम को वाटर में डाला, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन जैसे ही हुआ कि वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे पता चला कि क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है सोडियम और वाटर के बीच में। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमें पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम को जब भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। और देखो ये जो एरो है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो भी सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के जो भी सब्सटेंस राइट हैंड साइड में है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस केस में जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या का फॉर्मेशन कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, एक वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है। ठीक, और मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। तो इस केस में जो Mg और O2 क्या है, रिएक्टेंट है, और MgO क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन में से किस तरह की लाइटें निकलती हैं, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी वाइट पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जब कभी भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वाइट पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होता है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट रहता है एयर में, उसके बीच में रिएक्शन होने के कारण किसका फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, वाइट पाउडर होता है। ठीक है, वाइट पाउडर होता है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमें मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए जब हम उसे बर्न करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज the layer of magnesium oxide is formed on ribbon due to reaction of magnesium with air। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो रखा रहता है तो उसके चलते क्या होता है कि मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग बना लेता है।
और जब कभी भी हम इसे बिना क्लीन किए हुए जलाने की कोशिश करते हैं तो ये जल नहीं पाता है। तो इसी के चलते हमें क्या करना पड़ता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें इसे क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर की मदद से। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद रिएक्शन लिखना है कि जो मैग्नीशियम प्लस O2 MgO का फॉर्मेशन करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक, उसके बाद आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो मास जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक, तो मास ना ही तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है केमिकल रिएक्शन में। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। देखो क्या होता है, सपोज करो कुछ रिएक्टेंट है, जैसे कि आपने 4 ग्राम सोडियम को लिया था। ठीक है, 4 ग्राम सोडियम को लिया था, ये रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, मान लो ये सोडियम किसी के साथ रिएक्ट करके NaOH का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, NaOH का फॉर्मेशन कर लिया। तो जब रिएक्टेंट में कितना सोडियम है, 4 ग्राम है, ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट में कितना सोडियम है, 4 ग्राम है। तो रिएक्शन होने के बाद भी सोडियम की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 4 ही ग्राम होनी चाहिए, 4 ही ग्राम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सोडियम 4 ग्राम है, रिएक्शन करने के बाद सोडियम की मास इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया। ना ही तो इंक्रीज करना चाहिए, ना ही तो डिक्रीज करना चाहिए। तो इसमें यही कहा है कि द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, जो भी टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहता है ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। किसके बराबर होना चाहिए, रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। उसके बाद है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो नंबर ऑफ एटम होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, वो रिमेन्स सेम होना चाहिए रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 4 सोडियम लिया था, ठीक है, 4 एटम लिया था सोडियम का, और ये रिएक्शन करके बाद NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है, तो रिएक्शन होने से पहले कितना सोडियम का एटम था हमारे पास, 4 एटम था। तो रिएक्शन करने के बाद भी कितना होना चाहिए, 4 ही एटम होना चाहिए। किसका, सोडियम का, सोडियम का 4 ही एटम होना चाहिए। अगर नहीं है तब हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ताकि जो रिएक्टेंट में 4 सोडियम का एटम है, प्रोडक्ट में भी 4 हो जाना चाहिए। इसीलिए हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया था Mg प्लस O2, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, MgO का। ठीक, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट का रिएक्टेंट में होना चाहिए, उतना ही एटम ईच एलिमेंट का प्रोडक्ट में भी होना चाहिए।
तो इस केस में देख सकते हो कि Mg का जो एटम है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखो Mg का एटम कितना है, एक ही है। इस यहाँ पर भी Mg का एटम कितना है, एक ही है। तो Mg का एटम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की केस में देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का एटम है, 1 एटम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, जैसे कि Mg प्लस O2 किसका फॉर्मेशन करेगा, MgO का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, O2 को बैलेंस करना होगा। तो 2 यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ इधर नीचे 2 नहीं लगा सकते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर लेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, क्योंकि नया एटम का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखो कि MgO ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन जो मैग्नीज में है वो फिर से अनबैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मिलकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, सिंबलाइज फॉर्म में लिखना होगा। तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4 होता है। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ZnSO4 का, और साथ में हाइड्रोजन निकलता है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि हर एक एलिमेंट का LHS में जितना एटम है और RHS में जितना एटम है उसको आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा एलिमेंट का, नंबर ऑफ एटम इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन RHS। तो जिंक का कितना एटम है, LHS में 1 एटम है, देखो यहाँ पे 1 एटम है, ठीक। RHS में कितना एटम है, 1 एटम है, ठीक। उसके बाद आपको हाइड्रोजन पर आना है। हाइड्रोजन का कितना एटम है, LHS में 2 एटम है, यहाँ पे देख सकते हो। और हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2 ही है, ये भी बैलेंस है। उसके बाद हमें आना है सल्फर पे। सल्फर का एटम कितना है, LHS में 1 ही है। उसके बाद RHS में देखेंगे तो सल्फर का एटम कितना है, 1 है। और लास्ट में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो ऑक्सीजन का एटम कितना है, 4 है, 4 है, आप देख सकते हो। और RHS में कितना ऑक्सीजन का एटम है, 4 है। तो आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जितना एटम प्रेजेंट है एलिमेंट का, उतना ही RHS में प्रेजेंट है एटम ईच एलिमेंट का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। इसे हमें और बैलेंस्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हम लिख सकते हैं हेंस एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। जो एटम है हर एक एलिमेंट का वो सेम है एरो के दोनों तरफ। हेंस इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। जैसे कि Fe प्लस H2O क्या का फॉर्मेशन करेगा, Fe3O4 का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, LHS में जितना एटम है ईच एलिमेंट का, ये LHS है, और RHS में जितना एटम है ईच एलिमेंट का, उसे हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
एलिमेंट का एटम LHS में कितना है, पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है, आयरन है, Fe। LHS में कितना इसका एटम है, एक एटम है, तो हमने एक लिख दिया। RHS में कितना एटम है, 3 लिख दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखो ये अनबैलेंस है, तो सबसे पहले हमें आयरन को बैलेंस करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, देखो 3 Fe और यहाँ पर भी 3, तो आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, तो ये बैलेंस हो चुका। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 लिख दिया। RHS में कितना है, 2 ही एलिमेंट है, 2 ही लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन का एटम कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 1 है और RHS में कितना है, 4 है। तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, देखो तो 3 Fe ये बैलेंस हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4। ठीक है, यहाँ पे H2O के बगल में 4 पुट कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि 3 Fe आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन जो हुआ है यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 2 8 हो चुका है। हाइड्रोजन कितना हो चुका है, यहाँ पे 8 हो चुका है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन के आगे 4 लगाना होगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखो, 3 आयरन इधर भी है, 3 आयरन इधर भी है। ठीक है, आयरन बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, 8 हाइड्रोजन इधर भी है, 8 हाइड्रोजन इधर भी है। ठीक है, ये भी बैलेंस है। उसके बाद 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये कैसा केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। तो लिख सकते हैं, हेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड आर इक्वल, सो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। उसके बाद है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमें फिजिकल स्टेट भी बताना होता है कि जो एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि गैस फॉर्म में है कि एक्वस फॉर्म में है। तो ये सारे कुछ फिजिकल स्टेट होते हैं जिसे हमें बताना होता है। अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन along with their chemical formula। तो केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि उनके फिजिकल स्टेट को मेंशन करना पड़ता है। किसका फिजिकल स्टेट को, रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होता है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। द गैसियस, लिक्विड, aqueous and solid state of reactant and product are represented by notation G, L, AQ and S। तो G को डिनोट किससे करते हैं, गैस के लिए G का डिनोट करते हैं, लिक्विड के लिए L का डिनोट करते हैं, और एक्वस के लिए AQ का डिनोट करते हैं, और S के लिए S फॉर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो जो पिछला एग्जाम्पल हमें देखे थे उसको मोर इन्फॉर्मेटिव किस तरह से बनाया जा सकता है, तो 3Fe जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, तो ब्रैकेट में बगल में S लगा दिए। जो वाटर है इस केस में, वाटर जो है इस केस में वो किस फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि द सिंबल G इज यूज्ड विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इस रिएक्शन में जो वाटर है किस फॉर्म में यूज़ किया गया है, स्टीम के फॉर्म में यूज़ किया गया है। तो इसलिए वाटर के बगल में G लगाया गया है। ठीक है,
नहीं तो वाटर के बगल में क्या होता, एल होता, लिक्विड। और Fe3O4 क्या है, ये अगेन सॉलिड है और हाइड्रोजन ऑलवेज गैस के फॉर्म में होता है, तो इसके आगे जी लगाया गया है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc for reaction are indicated above and or below the arrow of equation, arrow in the equation। तो sometime क्या होता है कि हमें इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें उसे बताना पड़ता है उस किस कंडीशन में ये रिएक्शन हुआ है, कौन से टेम्परेचर पे हुआ है, कितने प्रेशर पे हुआ, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज किए गए हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखो, CO गैस के फॉर्म में है, ठीक है, G लिखा हुआ है, H2 गैस के फॉर्म में, और ये क्या का फॉर्मेशन किया है, CH3OH का फॉर्मेशन किया है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। और यहाँ पे ये देखो, ये इंडिकेट किया है कि ये रिएक्शन 340 ATM प्रेशर पे क्या किया गया है, इस रिएक्शन को किया गया है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। उसी तरह से आप एक फोटोसिंथेसिस का भी फॉर्मूला ले लो, जो कि आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है ये फॉर्मूला, तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इस केस में देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल है, ये बैलेंस है, ये एक्वस मोड में है, वाटर लिक्विड मोड में है, और ये किसका फॉर्मेशन किया, जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, डेट इज C6H12O6, अगेन एक्वस फॉर्म में है, और साथ में O2 का फॉर्मेशन किया, ये भी एक्वस फॉर्म में है, और वाटर का फॉर्मेशन किया जो कि लिक्विड में है। ये जो रिएक्शन हुआ है वो किस कंडीशन में हुआ है ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये रिएक्शन हुआ है। क्लोरोफिल पता ही होगा कि लीफ में पाया जाता है, जिसके चलते जो लीफ होते हैं वो ग्रीन होते हैं। उसके बाद है NCERT का आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें क्या करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है इन सारे केमिकल रिएक्शन का। तो पहला क्या है, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा वर्ड के फॉर्म में। उसके बाद हर एक एलिमेंट को सिम्बलाइज करना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन को H2 लिखा गया है, यहाँ पे क्लोरीन को Cl2 लिखा गया, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl लिखा गया। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, 2 ही एलिमेंट है। LHS में कितना हाइड्रोजन है, 2 है, RHS में 1 है। LHS में कितना क्लोरीन है, 2 है, RHS में 1 है। तो अब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो 2 लगाएंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है और क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है। अब देखो ध्यान से, H2 प्लस Cl2 क्या बनाया, 2HCl। ठीक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। अब देख सकते हो, तो हम कह सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड आर इक्वल, सो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 है। ये कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस अल्मुनियम सल्फेट मिलकर क्या फॉर्मेशन करता है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, इनके फॉर्मूला लिखेंगे।
तो बेरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, BaCl2 होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, Al2SO4 3 होता है। और बेरियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, BaSO4। और एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, AlCl3। तो सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो क्या किस तरह से लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं LHS और RHS में लिख लेंगे। तो Ba प्रेजेंट है, Cl है, Al है, एल्युमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले क्या करना है, हर एक एलिमेंट का LHS में कितना एटम है, RHS में कितना एटम है उसे लिखना है। जैसे कि बेरियम का एक एटम है, एक लिखा गया, RHS में भी एक है, तो ये बैलेंस है। क्लोरीन को 2 एटम है, RHS में 3 है। तो सबसे पहले हमें क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है क्लोरीन, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें 2 लगाना होगा। तो 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब क्लोरीन बैलेंस हो गया। उसके बाद हम एल्युमिनियम देखेंगे। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो चुका है, 2 हो चुका है, ठीक। उसके बाद हम सल्फर देखेंगे। सल्फर 3 है, 3 है सल्फर। इधर कितना सल्फर है, यहाँ पे सल्फर 1 है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3 लगाना होगा। तो सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 12 है। RHS में ऑक्सीजन कितना है, 3 × 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 × 4 12, ये भी 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल ट्राइस, साथ में 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। तो ये क्या हो गया, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। हेंस द एटम ऑन ईच साइड ऑफ एलिमेंट आर इक्वल, सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो सोडियम प्लस वाटर मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, NaOH का फॉर्मेशन करता है और साथ में H2 का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हमें एलिमेंट लिखना होगा, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोडियम 1, LHS में RHS में 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। जैसे कि सोडियम Na प्लस H2O और किसका फॉर्मेशन किया, NaOH प्लस H2 का फॉर्मेशन किया, ठीक। तो सोडियम इधर कितना है, 1 है, 1 है, सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, 2 है। हाइड्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 है, सॉरी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो हमें क्या करना होगा, इधर भी हाइड्रोजन 3 करना होगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इधर 2 है, यहाँ पे अगर 2 रख देंगे तो ये 4 हो गया, 2 × 2 = 4। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गया, लेकिन सोडियम क्या हुआ, अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो फाइनली इक्वेशन मेरा क्या होगा, 2Na हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, हेंस इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कैसा केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा
कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कह रहा है कि जब हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट, जो सोडियम सल्फेट है प्रेजेंट है वाटर में, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये एक इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले इनका सिंबल लिखना होगा। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में है तो AQ के फॉर्म में है तो AQ के फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद हम सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4 हो जाएगा और ये वाटर में प्रेजेंट है सोडियम सल्फेट तो AQ लिखेंगे। ये रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बेरियम सल्फेट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, BaSO4 और साथ में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करते हैं। देखो बेरियम इधर एक है, इधर भी एक है, तो ये बैलेंस है। उसके बाद क्लोरीन को देखते हैं, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे 1 है, ध्यान से समझना। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। अब देखो बेरियम में यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है, ये बैलेंस है। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको 2 करेंगे, यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे, क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। उसके बाद सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी सोडियम कितना है, 2 है, SO4 यानी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस कर जो फार्मूला क्या बनेगा बैलेंस होने के बाद, वो होगा BaCl2 Na2SO4 BaSO4 प्लस 2 NaCl। अब इनका स्टेट लिखना होगा। तो आपको याद होगा कि BaCl2 किस फॉर्म में था, सॉल्यूशन में था, ठीक है, सॉल्यूशन में था तो इसीलिए AQ लगा है। और Na2SO4 किस फॉर्म, कहाँ पर था, वाटर में था, वाटर में था, तो ये AQ यहाँ पे लगा है, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट था। उसके बाद BaSO4 भी का फॉर्मेशन किया, ये भी क्या है, AQ के फॉर्म में है, और साथ में NaCl का भी फॉर्मेशन हुआ, जो कि जो NaCl है वो भी किस फॉर्म में है, AQ के फॉर्म में है। NaCl किस फॉर्म में है, AQ के फॉर्म में है। तो आप कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, NaOH लिखा। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो HCl लिख दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HCl होता है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमने इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है। तो आप सबसे पहले बैलेंस देखो कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे सोडियम 1 है, 1 है, सोडियम बैलेंस है। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक। और हाइड्रोजन फिर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन टोटल हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पे कितना है, 2 हुआ। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। Cl देखो, Cl कितना, 1 है, Cl 1 है। तो ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको हमें अब बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जो NaOH था वो कहाँ पे था, वाटर में था, तो हम AQ लगा दिए इसके बगल में, तो NaOH AQ प्लस HCl भी कहाँ था, वाटर में था, तो HCl के बगल में AQ लग गया। साथ में ये किसका फॉर्मेशन किया, NaCl का फॉर्मेशन किया, ये भी एक्वस के फॉर्म में है, और H2O जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक, AQ का मतलब क्या, एक्वस है, L फॉर लिक्विड है। या आप इसका नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे।